हमने जो यूएचएस का टॉपिक नंबर 3 था एटॉमिक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड, उसके कोर्स कंटेंट पहले देखते हैं और उसको पढ़ते हैं कि अब हमारे पास सॉलिड स्टेट को क्लियर करने के बाद आज के इस लेक्चर में हमने मजीद क्या पढ़ना है। सो वॉच ऑन द बोर्ड, आपके सामने एक स्लाइड है। स्लाइड में उसने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कोर्स कंटेंट, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव मैसेज एंड द चार्जेस। ऑफ कोर्स इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास एंड द चार्जेस विद इन द एटम। ये प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लॉन नंबर की बात करेगा। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बोथ एटम्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्लस माइनस करेगा। फिर आप स्लाइड में देख सकते हैं डिस्क्राइब द नंबर एंड द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द sp एंड द fo ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे और तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। सो वेल डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। हम जानते हैं कि एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन, इन्वेंशन, मैसेज, चार्जेस क्या हैं वो देखें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप फेमिलियर हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं। वो तमाम डाटा जो कि एमडी कैट में उससे पूछने का, जो क्वेश्चन करने की रीजन बन सकता है, वो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में आपके सामने लिख दिया है। वॉच दिस। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड रेज भी बोलते हैं। 1876 में विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक हॉलो डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर एक गैस थी। क्या प्रेशर था? वॉच दिस। हमारे पास 0.01 टॉर प्रेशर था और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, 5000 to 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। फिर क्या होता है वहां पे एक एक्सपेरिमेंट उसने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक वैक्यूम में 0.01 टॉर पे एक गैस को एनक्लोज करके जब हाई वोल्टेज दी गई तो कुछ ग्लो, कुछ फ्लोरिसेंस ऑब्जर्व किया गया। हमारे पास वो जो मटेरियल है, ग्लास का मटेरियल है या स्टिन है या जो एल्यूमिना है, इनमें से डिफरेंट कलर्स की रेडिएशंस और फ्लोरिसेंस ऑब्जर्व हुई। मैंने वो भी लिख दी है क्योंकि एमटीकेट में ये भी पूछा जाएगा। वॉच दिस। हमारे पास अगर तो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्लास के ऊपर ग्रीन कलर का ग्लो जनरेट करती हैं। एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर मटेरियल होगा, क्योंकि जो फ्लोरेसेंस कलर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये एल्यूमिना पे रेड ग्लो करता है, टिन स्टोन के ऊपर येलो कलर करता है। अब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, आपकी बुक में भी डिटेल में लिखे गए हैं कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो उसने देखा कि ये जो रेज हैं ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ टर्न कर गई, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हैं। फिर उसने दरमियान में एक पैडल रखा, उससे टकराई और पैडल ने रोटेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है ये मैसिव पार्टिकल्स हैं। फिर उसने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जिसका शैडो सामने आया, इसका मतलब है ये वेव नेचर भी शो करती हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप जानते हैं। फिर इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर उसने ये डिड्यूस किया कि जनाब एक एटम जब टूटता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, तो हमारे पास जो रेडिएशंस आती हैं, जो कैथोड से टुवर्ड्स एनोड जा रही हैं, जो फ्लोरेसेंस एनोड की बैक साइड पे हो रही है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। वो और कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन की गई। फिर जे थॉमसन का भी एक्सपेरिमेंट आ गया, उससे उसने ये प्रूफ कर दिया कि इन तमाम प्रॉपर्टीज में जो चार्ज टू मास रेशियो वैल्यूज भी देखते हैं, दे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स। ये जनरल इंफॉर्मेशन एमडी कैट में डिफरेंट क्वेश्चन में पूछी जाएगी, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे हम। अब ये डाटा याद करने के बाद असल चीज जो एमडी कैट में उसने हाईलाइट की है, हमने इसके मैसेज के बारे में जानना है, हमने इसके चार्ज के बारे में जानना है। वॉच दिस। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 to 10 minus 19 कूलम। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हमने डिराइव किया। फिर हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो जो सबसे पहले फाइंड आउट की गई, दैट वाज 1.780 to 10 कूलम पर किलोग्राम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी एक एमडी कैट का क्वेश्चन आता है। ये वैल्यूज आपकी बुक में लेवल्स में एफएससी में लिखा गया है, 1.7588 into 10 कूलम पर किलोग्राम। एमडी कैट में क्वेश्चन आया, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसने कहा कि ग्राम्स में चार्ज टू मास रेशियो क्या है? वेरी सिंपल, वैल्यू यही रहेगी
10⁻11 की जगह 10⁸8 कूलम्स पर ग्राम आ जाएगा। अगर ग्राम में बात करनी है तो चार्ज टू मास रेशियो मेमोराइज कर लें, 1.7588 इंटू 10⁸8 कूलम्स पर ग्राम है। गॉट इट? तो ये भी याद रखना है आपने। अब चार्ज टू मास रेशियो आपको पता है और उसके बाद आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो आप उससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। दे आर द सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। हमने इसको किया, हमने जो चार्ज है डिवाइडेड बाय द चार्ज टू मास रेशियो जो कि हमारे पास आ रही थी एक वैल्यू, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो को यहाँ पे प्लेस किया था ना, तो वो हमने इसके सामने लिख दी। ये चार्ज टू मास था, मास को इधर ले गए और चार्ज वहां पे लिखा रहने दिया, और रेशियो की जो वैल्यू थी उसको उसके डिनोमिनेटर में ले गए, सॉल्व किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट वाज 9.1095 into 10⁻31 kg। ये भी याद रखना है, 10⁻31 kg को अगर ग्राम में करेंगे तो 10⁻28 ग्राम आ जाएगा। अगर मिलीग्राम में करेंगे तो 10⁻25 ग्राम आ जाएगा। तो ये सारा डाटा आप अपने ज़हन में रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से जो इंफॉर्मेशन थी आपके जहन में होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब उसी डिस्चार्ज ट्यूब में एक लो प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस को इनक्लोज किया गया और करंट अप्लाई किया गया, तो हमारे पास फ्लोरेसेंस एनोड की बैक साइड पे तो ठीक है हम देख रहे थे, जिसको हमने कैथोड रेस कह दिया। इसी तरह कैथोड की बैक साइड के ऊपर भी हमारे पास ज्यादा ग्लोइंग फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व की गई। अब वो क्या है? कोई ऐसी रेडिएशन जो पॉजिटिवली चार्ज है, कोई ऐसी रेडिएशन जो ऐसा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो इसकी केमिस्ट्री को समझें। पहले तो मैं एक बात बता दूं, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिखा है वो ये कि जब हम कैथोड रेस की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कोई भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में रख लें, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वही है, इलेक्ट्रॉन्स तो वही है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी तो वही है। तो कैथोड रेस जो नेगेटिव पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड। अब जो मर्जी गैस यूज करें उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो वही होंगे, तो वो यूज आपने करना है, अपने ज़हन में रखना है। अब आगे चलते हैं। मैंने जो एक्सपेरिमेंट कर बता रहा था कि कोर फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व की गई, द पॉजिटिव रेज, वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज देखें। यूजेन गोल्डस्टाइन ने 1886 में इसके ऊपर डिस्कशन की। उसने कहा कि जो रेड ग्लो आया ग्लास पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, क्योंकि जब पॉजिटिव रेज ग्लास के साथ टकराती हैं तो रेड ग्लो आता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जा सकता है। अब प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही हैं। हमारे पास अगर एक गैस पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन मूव अप हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेस, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेज, तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो पॉजिटिवली चार्ज डेफिनेटली नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करते हैं और उनको नाम दिया गया केनाल रेज का। उनको एनोड रेज नहीं कहना। एनोड रेज इसलिए नहीं कहना कि वो एनोड में से नहीं निकल रहे, बल्कि दे आर द न्यूक्लियाई ऑफ द आयोनाइज्ड गैस। और चूंकि हर गैस का न्यूक्लियस डिफरेंट होता है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ द canal rays or the positive rays depend upon the nature of the gas। अगर हम ये पॉइंट देखें, अगर हम गैसेस को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो पॉजिटिव रेज आएंगी वो डेफिनेटली हर गैस के न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की एंटिटी की डिस्कवरी हो रही है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, वो डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे। अगर न्यूक्लियस टूटता है फिर तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, ऐसा हो नहीं सकता डिस्चार्ज ट्यूब में। तो हमारे पास दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि हर न्यूक्लियस का मास डिफरेंट होगा। गॉट इट? इस बात को ध्यान में रखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द चार्ज। हम जानते हैं जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, या जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था? 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। यही प्रोटॉन पे चार्ज है, लेकिन इस पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो ये चार्ज आ गया। और एक और बात, वहीं से हमने जब मैस डिफाइन किया, मैस आइडेंटिफाई किया गया रिसर्च में, तो ये मेमोरी है, आपने याद रखना है, दैट इज 1.6726 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है,
तो ये मास ऑफ प्रोटॉन आपने याद रखना है। बिल्कुल इसी तरह इसको जब ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, और अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स वेरी सिंपल 10⁻⁻21 हो जाएगा। सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, चार्ज टू मास रेशियो। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो की एक वैल्यू आती है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। ओके, तो प्रोटॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो है वो चूंकि मास ज्यादा है, डिनोमिनेटर में फिगर बड़ा आ गया है, तो चार्ज टू मास रेशियो हमेशा प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन से कम होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को एमडी कैट में कुछ इस तरह भी यूज कर सकता है कि अगर मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उसकी बात करता हूं तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, लेकिन अगर मैं हीलियम की बात करता हूं उसमें प्रोटॉन बढ़ गए, मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की बात करता हूं उसमें प्रोटॉन बढ़ गए, मास बढ़ गया। तो जैसे जैसे नेचर ऑफ गैस चेंज होती है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द केनोलिस चेंज होती है। और किस तरह से चेंज होती है ये भी एमडी कैट का क्वेश्चन है। मास बढ़ने से चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू कम होती जाती है। सो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग कॉन्सेप्ट, मैं कहता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के गैस के न्यूक्लियस की, तो ऑफ कोर्स आप हाइड्रोजन को आंसर कर देंगे। लेकिन अगर मैं ट्रिक करता हूं, एमडी कैट में क्वेश्चन किया जाता है कि किसकी चार्ज टू मास रेशियो जो है वो 0 होती है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, क्या न्यूट्रॉन की। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करनी है मैंने नेक्स्ट बोर्ड पे, लेकिन आप सुने, हम जानते हैं कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं। क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो न्यूट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो शो ही नहीं करेगा, ऑफ कोर्स फिगर 0 हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो 0 होगी। तो ये पॉइंट भी आपने अपने ज़हन में रखना है। कुछ बातें की गई एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की नेक्स्ट बोर्ड पे जाके उसकी डिस्कवरी की। लेट्स मूव। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लास्ट बोर्ड पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एसोसिएटेड जितनी भी डिटेल है पढ़ी है, और एमडी कैट में उसके जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है उसको हाईलाइट किया है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। व्हाट आर न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स हमारे पास एक हैवी पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट में पाए जाते हैं। इन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। डिटेल आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था पोलोनियम, उसमें से रेडियो एक्टिव डिके के दौरान अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है हीलियम आयंस होते हैं, हीलियम डाई पॉजिटिव आयंस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। उन अल्फा पार्टिकल को उसने बम्बार्ड करवाया। अब इक्वेशन आपके सामने मैंने लिख दी है, ये भी एमडी कैट में पूछा जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं लेकिन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। तो अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे बम्बार्ड करवाया तो उसने देखा कि हमारे पास एक न्यूक्लियर चेंज हुई है, हमारे पास बेरिलियम से एक नया एलिमेंट कार्बन बन गया है। ये पॉइंट्स एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। और साथ में कुछ पार्टिकल्स निकले हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। दे आर वेरी पेनिट्रेटिंग, दे आर न्यूट्रल। वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी जब स्टडी की गई, जो कि मैसिव पार्टिकल्स थे जिनका मास इक्वल टू द somewhat equal to the mass of the proton था, slightly higher than the mass of proton, but इन दोनों का mass भी सेम कंसीडर किया जाता है 1.6727 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट वही mass है। बहरहाल ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल थे इसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। टेस्टिंग की, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, एमडी कैट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। The important point, they cannot ionize because they are neutral. They are not being deflected by any electric field or magnetic field. They are moving straight. It means they are neutral. ठीक है। उसके बाद ये penetrating effect इनका ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है comparative to the protons and electrons, क्योंकि massive particles होते हैं। और अब ये जो न्यूट्रॉन जनरेट हुए ना, पहले तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको बता दी। एक जो न्यूट्रॉन, अगर हम एक न्यूट्रॉन को डीकंपोज करते हैं यानी डिस्ट्रॉय करते हैं, डिसइंटीग्रेट इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड, वो करते हैं, हमारे पास एक प्रोटॉन बनता है।
एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक मैसलेस चार्जलेस। ये मैंने नोटेशंस लिखी हैं, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिनो बनता है, तो इन तीन पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। गॉट इट, ये हमने इंफॉर्मेशन गेन कर ली। अब हमारे पास जो न्यूट्रॉन बने वो दो तरह के थे, फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी वो मैंने लिख दी है 1.2 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और स्लो न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। यू कैन मेमोराइज दैट। तो स्लो न्यूट्रॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं। अगर आप कहीं मैं आपको लिख देता हूँ, इनकी जो स्पीड है दैट इज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बातें, आप जानते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर डेंजरस। व्हाई? बिकॉज दे कॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली न्यूक्लियर रिएक्शन से मुराद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर चेंज जब भी आएगी दैट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। और फास्ट न्यूट्रॉन, अच्छा फास्ट न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी मुझे पता चल गई। एमडी ग्रेड में क्या क्वेश्चन आता है, वो जो दो इक्वेशंस आपकी बुक्स में दी गई हैं, ए लेवल्स में भी एफएससी में भी, यू बेटर नो, मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं और उनके साथ मैंने ये वर्ड्स हाईलाइट किए हैं। ये मैंने एक एमसीक्यू इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। एमडी ग्रेड में पूछ सकता है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू जनरेट ऑप्शन ए अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी गैमा। तो हमें पता होना चाहिए, मैंने लिख दी है फास्ट न्यूट्रॉन्स हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। स्लो न्यूट्रॉन गैमा रेज एंड बीटा रेज को जनरेट करते हैं। हाउ कुड आई गेट दिस इंफॉर्मेशन? हमारी बुक में दो इक्वेशंस लिखी हैं। देखें पहली इक्वेशन, ये जो न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर अटैक मतलब फॉल कर रहा है, बम्बार्ड कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियर चेंज होती है, ये बोरॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में मेरे पास अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, मतलब ऑफ कोर्स डाइपॉजिटिव आयन होता है। और आप यहाँ पे देखते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स की जब बम्बार्डमेंट होती है कॉपर 65 से जिंक 66 तो 30 बन जाता है हमारे पास। इसमें पहले स्टेप में जब एक स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है कॉपर को, तो हमारे पास ये जो एच न्यू लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, रेडिएशंस निकलती हैं। कौन सी रेडिएशन? जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, गैमा रेज, मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज, ये सबसे ज्यादा डेंजरस रेज हैं, तो वो गैमा रेज हैं। और बाद में डेफिनेटली जब कॉपर कन्वर्ट होता है जिंक में, तो ऑफ कोर्स इस कानून के तहत हमारे पास जो कन्वर्जन होती है एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, द नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस आर द बीटा रेज। तो बीटा रेज निकलती हैं। रेडियोएक्टिव डिके में अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिव रेज, बीटा रेज और द इलेक्ट्रॉन्स, एंड द गामा रेज आर द न्यूट्रल एंटिटीज। अब आपको इसकी डिटेल भी पता लगी। अगर एमडी कैट में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लो न्यूट्रॉन से कौन सी रेज जनरेट होती है, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। और फास्ट न्यूट्रॉन से क्या जनरेट होती है, ये ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बाकी साइंटिस्ट का नाम और ये सिंपल प्रोडक्शन और ये तमाम डाटा आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। सो दैट वाज अबाउट द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो होती है? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल एंटिटी, तो उसमें चार्ज टू मास रेशियो का कोई सिनेरियो नहीं है। वैसे सिंपल जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर प्रोटॉन होता है और 1842 टाइम्स जो है वो हैवियर न्यूट्रॉन होता है। इसलिए अब जो मैं अगली बात कर रहा हूं, जो व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, अगर मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम की बात करता हूं, यू बेटर नो कौन सी है? मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जिस पे रिजाइड करता है, दैट इज एटॉमिक नंबर, जिसे हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? मैंने लिख दिया, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, और या प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वेरी सिंपल, आप जानते हैं इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये बेसिक डेफिनेशंस करने का मकसद क्या है? हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका यूज देखिएगा कितना परफेक्ट है। तभी आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस रखूंगा। बाकी न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। टोटल मास ऑफ एन एटम रेसिड्स इन द न्यूक्लियस, यू बेटर नो, तो उसको हम मास नंबर कहते हैं। अब इसके अंदर जब हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, हमने मास नंबर की बात कर ली, हमने एटॉमिक नंबर की बात कर ली, सर इस वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन का पर्पस बहुत यूजफुल है। वो क्या है? हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं।
अगर मुझे पता है कि जो एटॉमिक मास है, जो न्यूक्लियन नंबर है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, तो मैं आइसोटॉप्स में, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि किसी भी एलिमेंट में, चाहे आइसोटॉप्स है या कोई भी है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वेरी सिंपल, मैं उसके मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दूंगा, उसके टोटल मास नंबर यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से प्रोटॉन को माइनस कर दूंगा, तो आई विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, देन यू विल नो कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपने सामने एक स्लाइड देख रहे हैं, उस स्लाइड में क्वेश्चन लिखा गया, आप देखें, which of the following particles contain 12 neutrons, 11 protons and 10 electrons? How will I find out that? अब उसने जो इंफॉर्मेशन दी है, मैं देखता हूं आपके सामने है, वो कहता है, उसने मुझे जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनके ऊपर चार्ज भी लिख दिया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दिया, सोडियम पॉजिटिव आयन लिख रहा है, और साथ में उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बोल रहा है। सो वॉच ऑन दिस, वो सबसे पहले मुझे सोडियम की बात करता है, सोडियम 23 और 11, और आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के जाने से मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये मैंने डाटा देख लिया। उसके बाद मैं लिथियम की बात करता हूं, तो लिथियम 10 और 20 है, ओके। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम की, उसने मुझे हर सब एटॉमिक पार्टिकल के नंबर्स पूछे हैं, वो नंबर उसने दे दिया है, वो मुझे कहता है कि इसमें 12 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, 11 प्रोटॉन्स होने चाहिए और 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर इसमें मैं गौर से देखता हूं, तो मेरे पास जो ऑप्शन है इन सब में, दैट इज अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हिच आई वाज गोइंग टू शेयर विद यू। आप देखें, उसने अगर बात की अल्फा ऑप्शन की सोडियम की, तो सोडियम Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन उसका एटॉमिक नंबर 11 था, इलेक्ट्रॉन कितने बच के 10। अच्छा, प्रोटॉन कितने, 11 है, और 23 मास है, 11 प्लस 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो 12 न्यूट्रॉन्स हैं, उसकी वजह से मास 23 हुआ है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, एमडी कैड में इस डाटा के मुताबिक ये क्वेश्चन किए जाएंगे, मैं आंसर कर सकता हूं। मुझे प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग पूछ ले, मैं आंसर कर दूंगा। सो अल्फा इज माय ऑप्शन, वेरी क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्लाइड है, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स रिप्रेजेंट आइसोटॉन्स। पहले रुकें, व्हाट आर आइसोटॉन्स, व्हाट आर आइसोटॉप्स, व्हाट आर आइसोबार्स, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो तमाम स्पीशीज जिसमें, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयंस हैं, गॉट इट, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। आइसोटॉप्स आप जानते हैं, atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers, यानी number of neutrons फर्क हो गए। Isotons क्या है, isotons are those species having the same number of neutrons। हम चूंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे आइसोटोन्स का पता होना चाहिए, और आइसोबार भी मैंने वर्ड बोला, मैं पहले लेक्चर्स में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये आइसोटोप का रिवर्स होता है, डिफरेंट एटम्स of the different element having same mass but different atomic number। तो ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। खैर, आइसोटॉन्स की बात की है, स्लाइड आपके सामने, मैंने सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा। मैं ऑप्शंस को देखता हूं, तो ऑप्शन ए में मैं देखता हूं कार्बन, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, भाई इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो डिफरेंट है, मुझे ऐसी एंटिटीज चाहिए जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। ऑप्शन बीटा में भी देखता हूं, तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं, तो फर्क आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक मास में से मैंने एटॉमिक नंबर माइनस करना, डिफरेंट आ रहा है। वेल डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं चार्ली ऑप्शन देखता हूं, तो ऑर्गॉन में अगर मैं देखता हूं, तो ऑर्गॉन में मेरे पास जो प्रोटॉन्स हैं, डेफिनेटली एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 हैं, न्यूट्रॉन्स 22 हैं, बिल्कुल ठीक आ गया 40 में से। अब वो बात कर रहा है कैल्शियम, 42 की बात कर रहा है, मैस दिया गया है, मैस में से निकालता हूं तो 22 न्यूट्रॉन्स बचते हैं, और चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है। स्कैंडियम की बात की गई है, कैल्शियम की बात की गई है, आर्गॉन की बात की गई है, इन तीनों एटम्स में गिवन डाटा के मुताबिक 22 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, सो दे आर आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेरी सिंपल आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपने देखा। एक और क्वेश्चन
इसी डाटा से रिलेटेड, बिकॉज एमडी कैट का पेपर है, एमडी कैट में मैं जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा उतना हमारा फायदा है. सो सी अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप की बात कर रहा है. In the third period of the element contains the same number of neutrons. Okay जी, अब देखें किसमें same number of neutrons होते हैं एलिमेंट में. Well, my dear students, एक टेबल बना दिया गया है जिसके मुताबिक आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो रही है. बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन, डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है, जिसमें प्रोटॉन नंबर 16 और 15 की बात की गई, बाद में मास नंबर 32 और 31 की बात की गई, सल्फर और फास्फोरस की बात कर रहा है. लेकिन इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर देखें तो वो 16 है. 16 इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देयर आइसोटोन्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द data which we are going to ask in the MDCAT paper on the basis of simple definitions, proton number and nucleon number. So move on the next board और देखते हैं next board पे क्या है. जी तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी, जिससे आप जानते हैं, हम जानते हैं एटम के बाहर मेन शेल्स होती हैं. मैं क्वांटम नंबर्स में डिटेल डिस्कस करूंगा भी, लेकिन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात जब आ गई है तो ये मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं आप लोगों के लिए. आप उन स्लाइड्स को जब देखेंगे आप जानते हैं तो उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कि एमडी कैट में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में क्वेश्चन आएगा. वो आपको डिफरेंट शेप्स दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सी हैं, ये नाम बता देगा और डिफरेंट शेप्स की ऑप्शन दे देगा, आपको चूज करना होगा. सो वेरी सिंपल, बट could be the complicated question if you are not aware about that, can be asked. So you must be very much familiar at least about the shapes of the subshells and their orbitals S, P, D and F. So talk about them. See the slide देखें जी. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने स्लाइड्स हैं जो कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन कर रही हैं. ये डाटा मैंने लिखा है फॉर यू पीपल, स्पेशली डिजाइन किया. स्लाइड को अब देखें. सबसे पहले वो बात करता है हमारे पास शेप ऑफ द एस एटॉमिक ऑर्बिटल. आपके सामने स्फेरिकल है, शार्प है. एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, हमारे पास 1s भी होता है, 2s भी होता है, 3s भी होता है. एस ऑर्बिटल में, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है, एस ऑर्बिटल, उसकी शेप स्फेरिकल ही होगी. लेकिन वो एस ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के करीब है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, उसका स्फेरिकल साइज छोटा होगा. और जैसे जैसे वो विल मूव अपवर्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो रहेगा स्फेरिकल शेप का ही, लेकिन इनलार्ज होता जाएगा. ये पॉइंट पूछा जा सकता है. वो आपको कह सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द spherical shape or the s subshell of 2s orbital, और साथ में 1s 2s 3s की एग्जांपल दे सकता है, शेप दे सकता है, आप आइडेंटिफाई करेंगे. बी वेरी विजिलेंट एंड एक्टिव वाला आंसरिंग दिस वेरी सिंपल क्वेश्चंस. उसके बाद आप जानते हैं पी सबशेल है, आप जानते हैं पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डबल शेप होते हैं, आपके सामने मौजूद है. फॉर एग्जांपल तो ये सारा डाटा लिखा गया है आपके पास, आप शेप देख सकते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये तीनों शेप्स आपके सामने प्रेजेंटेड है इन अ वेरी सिंपल वे. बिल्कुल उसी तरह हमारे पास शेप्स ऑफ द डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. उसने डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स आपके सामने प्रेजेंट की हैं. हम जानते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो शेप है वो डी जेड स्क्वायर की होती है. डी जेड स्क्वायर के मुतालिक एमडीकैट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल हैज कॉलर. तो आप देखते हैं डी जेड स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा है, आपके सामने नंबर 5 पे मौजूद है स्लाइड में, ये डी जेड स्क्वायर है, इसमें कॉलर बना हुआ है. ठीक है, ये 1 एक्सिस के ऊपर मौजूद है. ठीक है, इसमें नोडल प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने कवर किया हुआ है. सो ये शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड द सबशेल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सप्लेन, ताकि आप इसको देखें, ओवरव्यू करें और अपने पेपर को अच्छे तरीके से कर सके. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखा गया है. अच्छा, यहां पे मैंने एक दो इंपॉर्टेंट लाइंस भी आपके लिए लिख दी. शेप्स के बारे में पता लग गया, डिस्कशन कर दी. एमडी कैट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबशेल्स के हवाले से. यहां पे देखें मैंने वो कॉन्सेप्ट एलैबोरेट कर दी, एनर्जी ऑफ द सबशेल्स. ये जब मैं अभी आपको क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करूंगा उसमें भी ये डाटा आता है. और चूंकि अभी हमने डी मतलब एफ
एंड एस एंड पी ऑर्बिटल्स की बात की है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये अभी हम ऑब्बो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें मैं रिपीट करूंगा। रिपीट करूंगा तो एफ, डी और पी और एस की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी एफ सब शेल की होती है, उसके बाद डी सब शेल की होती है, उसके बाद पी की और सबसे कम एनर्जी एस सब शेल की होती है। जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है उतना न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, जो न्यूक्लियस के जितने करीब होता है उसकी पेनिट्रेशन उतनी ज्यादा होती है। यही कॉन्सेप्ट को मैंने रिवाइज कर दिया कि पेनिट्रेशन ऑफ द सब शेल। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बहुत से क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं स्टूडेंट को, और मैंने एमडी कैट के इस मोड में आप लोगों के लिए निहायत आसान किए हैं। सिर्फ मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? मैंने डेफिनेशन लिख दी, फॉर्मल डेफिनेशन, कि दीज आर द सेट ऑफ द वैल्यूज व्हिच आर बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। गॉट इट? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, हमें पता है वेव मैकेनिकल मॉडल से आई, उसने हमें कुछ वैल्यूज दी जिनको हमने क्वांटम नंबर्स का। Basically, my dear students, quantum number is nothing but the address of an electron in an atom. क्या बोला? Address of an electron in an atom. एक इलेक्ट्रॉन एटम में किस जगह पाया जाता है, कौन से शेल में पाया जाता है, कौन सा सब शेल होता है, उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, उसकी स्पिनिंग क्या होती है, वो किस तरह मूव करता है, ये सारी डिटेल यानी बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शोन बाय द क्वांटम नंबर्स। तो ये जेन्युइन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वांटम नंबर्स हैं 4 हमारे पास डिफरेंट वैल्यू से, हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और आप मेरे वर्ड सुनेंगे। सबसे पहले लिखा गया जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है फॉर द कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? जो कि हमें मेन शेल के बारे में बताता है, के एल एम एन ओ या 1 2 3 4। एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज द मेन शेल। मेन शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली जब उसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, डिस्टेंस क्या है, और जितना अवे होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतनी कम एनर्जी होगी। सो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। यही कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर बात होगी। अब इससे रिलेटेड बातें भी बाद में ऐड करता हूं। उसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? ये वो क्वांटम नंबर है जो सब शेल की बात करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की बात करता है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल की बात करता है। अच्छा, ये बात भी याद रखनी है कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू n-1 होती है। मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी। इस चीज को भी एमडी कैट में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इंफॉर्मेशन हम जानना चाहते हैं। अब मजीद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो डिटेल आपके सामने आ रही है। वॉच दिस, मैंने एक पैटर्न अडॉप्ट किया है टू मेक द थिंग वेरी इजियर फॉर यू। आपसे जब क्वेश्चंस आएंगे जिनकी अभी प्रैक्टिस करेंगे, हम कैसे जज करेंगे कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कौन से क्वांटम नंबर की किस वैल्यू के साथ कहां पे पाया जाता है। वॉच दिस, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 आ जाए यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1, एल की वैल्यू होगी 0, तो सब शेल के बारे में बताएगा। तो सब शेल क्या होता है? एस सब शेल। एल की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करती है सब शेल को, एल की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करती है पी सब शेल को, 2 डी सब शेल को, एंड 3 एफ सब शेल को। और साथ में देखें मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज भी लिख दी हैं। और ये जो मैंने साथ में डाटा आप लोगों के लिए लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 होगी तो उसके अंदर सब शेल सिर्फ एक होगा, वो s होगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 एंड 1 होगी, तो मेरे पास उसमें 2 सब शेल होंगे, s एंड p। गॉट इट? n की वैल्यू 3 होगी तो s p एंड d सब शेल होगा, और n की वैल्यू 4 होगी तो 1 2 3 मतलब s p d f सब शेल होगा। यहां से एक और बात क्लियर होती है, वो ये कि मेरे पास एस सब शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है, और सेकंड से
मेरे पास पी सब शेल ऐड होता है। और अगर मैं सब शेल डी की बात करता हूं तो वो कम से कम थर्ड मेन शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से स्टार्ट होता है। इसी तरह एफ जो एफ सब शेल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से स्टार्ट होता है। गॉट इट? तो ये इंफॉर्मेशन इस तरह भी पूछी जा सकती है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री आप जानते हैं, बेटर जानते हैं। अब हमारे पास सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक तो शेल पढ़ लिया, मेन शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद हमने सब शेल पढ़ लिया। अब मैं जानना चाहूंगा कि सब शेल के अंदर भी कुछ वेरिएशन होती है? जी, वो हमें कौन बताता है? द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। मैं सादा लफ्जों में बात करूं तो मैं कहूंगा मुझे ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेरे पास सबशेल पी था, मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैंने देखा कि उसके अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशन में एक्स वाई जी एक्सिस, मैं पी की बात कर रहा हूं ना, तो पी एक्स पी वाई पी जी तीन ऑर्बिटल्स डिफरेंट होके सामने आ गए। मुझे ऑर्बिटल्स केमिस्ट्री का पता लगा। डिफरेंट जो आप जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट की केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो आपके सामने आ गई। आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ द रेडिएशंस आ गई। हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल थे। डीजेनरेट ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, पी की बात कर रहा हूं, पी सब शेल की, लेकिन पता नहीं था। लेकिन जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो वो अपनी डिफरेंट ओरिएंटेशन में गए। मुझे किसने बताया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू प्लस माइनस एल होती है। मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया एम दी गेट डियर स्टूडेंट्स फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन लर्न इट कंप्लीटली। वॉच दिस। एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू प्लस माइनस 0, यानी एक ही ओनली वन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द सबशेल। एल सबशेल है ना, तो उसके एम की वैल्यू ऑर्बिटल्स है ना। अब एल की वैल्यू 0 तो इसका फैक्टर भी 0 ही आया। ए की वैल्यू है प्लस माइनस 0, मीन इसको मैं प्लस माइनस 0 की बजाय खाली 0 भी लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही ऑर्बिटल है सबशेल एस में। उसके बाद एल की वैल्यू 1, मैंने बोला ना पी सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं एम की वैल्यू लिखूंगा तो प्लस माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1, कितने टीचर्स आ गए? 3। ओरिएंटेशंस कितनी आ गई? 3। हमारे पास ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 3। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबशेल पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। गॉट इट? ये भी याद रखना है। तो ये पी की बात कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो प्लस माइनस 2 को लेके चलूंगा, प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, कितने? 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। एल की वैल्यू 2 हो तो सबशेल डी होता है, और सबशेल डी में मेरे पास 5 इंटीजर्स आ रहे हैं प्लस माइनस 2 के सीन में, तो मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5। हम जानते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिसकी अभी बात की। एंड सिमिलरली अगर एल की वैल्यू 3 होगी तो एम की वैल्यू 7 इंटीजर्स आएंगे, और एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन सब शेल एफ में आ सकते हैं? 14। ये सारी इंफॉर्मेशन रिवाइज करने का मकसद क्या है कि आपको क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं। वंस अगेन उसके बाद एक और क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। हमने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की जो मेन शेल को बताता है, उसके बाद म्यूचुअल क्वांटम नंबर की बात की स्टूडेंट्स, जो कि हमें सब शेल के बारे में बताता है। अब मूव करते जाएं डाउन में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की जो कि हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अब स्पिन क्वांटम नंबर डील्स विद द ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स की मोड ऑफ रोटेशन मूवमेंट क्या होगी वो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। इट्स टेलिंग अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमें ऑपोजिट स्पिन्स बता रहा है। गॉट इट? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट है, प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। आप कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसपे क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन को मैंने अभी डिस्कस किया था क्वांटम नंबर से पहले। एक जो मैंने पेनिट्रेशन इफेक्ट और एनर्जी की बात की थी उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी? किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? एस,
पी, डी या एफ की, तो मैं आपको बता चुका हूं कि सब शेल एफ की एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसकी एल की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये हाई डिफरेंस मीन मैक्सिमम ऑर्बिट मिनिमम एन फोर से स्टार्ट होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। गॉट इट? सो माय ऑप्शन इज द डेल्टा। वेरी सिंपल आंसर, ये आपके सामने किया गया है एक्सप्लेनेशन। एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर Z ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई मुझे बताएं, अब आपके पास उसने एटॉमिक नंबर्स दे दिए ना फॉर एग्जांपल, और साथ में पूछा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी, ऑर्बिटल फिलिंग आती होगी, तो मैं आंसर करूंगा। उस ऑर्बिटल फिलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को अपने ज़हन में रखिएगा। मैंने आंसर बता दिया, स्लाइड आपसे शेयर कर दी है। तो इसका आंसर डेल्टा है। इसकी अरेंजमेंट 26 की जब मैंने की तो मेरे पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आ गए। ये आपके सामने मैंने शो भी कर दी है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के बाद एक स्टाइल अडॉप्ट किया है। आप कंफ्यूज हो गए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा लेक्चर है। See the topic electronic configuration on the whiteboard. My dear students, electronic configuration मैंने डिफाइन किया। What do you mean by electronic configuration? Very simple, the distribution of electrons in the different orbitals and the subshells। हमने अभी पूरे एटम के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट किया, शेल्स को, सब शेल्स को, ऑर्बिटल्स को। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, मेरे पास किसी भी एलिमेंट का खास प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर है, मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना चाहता हूं। मैं कैसे अरेंज करूंगा? मैं किन ऑर्बिटल्स में करूंगा, किन में पहले करूंगा, किन में बाद में करूंगा, और अगर एक जैसी एनर्जी आ गई तो कैसे करूंगा? उसके लिए कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जो कि एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनकी तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देख सकते हैं ऑफ बॉब प्रिंसिपल। पहले तो हम थ्योरी को समझते हैं, पॉइंट को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ बॉब प्रिंसिपल? हमारे पास एक एलिमेंट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेतहाशा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास डिफरेंट शेल्स हैं, उसके डिफरेंट सब शेल्स हैं। हमारे पास ऑफ बॉब प्रिंसिपल कहता है कि when you have to fill the orbitals with the electrons, with all the available electrons, then you will fill all those orbitals in a way that you will fill the lower energy orbital first। पहले जो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगी उसे फिल करेंगे, और फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। ऑफ बॉब प्रिंसिपल, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी। वेरी सिंपल। इसी के साथ एक पैटर्न n+l रूल का भी ऐड कर लें। n+l रूल, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर, n+l। मेरे पास अगर ऐसा ऑर्बिटल मौजूद है जिसकी n+l वैल्यू कम है, तो पहले वो फिल होगा, और जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा है वो बाद में फिल होगा। यहाँ पे एक और डिबेट और इंटरेस्टिंग बात आती है, एमडी कैट में जरूरी है। मैं बात करता हूं 2p ऑर्बिटल की और 3s ऑर्बिटल की। 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर p की वैल्यू l की 1 आ जाती है, तो 2 + 1 2p का n+l वैल्यू 3 आता है। ओके। 3s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और s l वैल्यू 0, इसका भी n+l वैल्यू 3 आता है। अब मेरे पास n+l वैल्यू सेम आ गई 2p and 3s की। अब मैं किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करूंगा? तो मैं उस ऑर्बिटल में फिर इलेक्ट्रॉन पहले फिल करूंगा अगर दोनों की n+l वैल्यू सेम है, जिसकी n वैल्यू कम है। 2p में n वैल्यू 2 है, 3s में n वैल्यू 3 है, तो मैं पहले 2p फिल करूंगा। तो ये भी n+l वैल्यू की ऑर्बिटल फिलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको इंक्रीजिंग एनर्जी का पैटर्न पता लग गया। आगे दूसरी बात करते हैं, एक और रूल, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस रूल? ये क्या रूल है? ये कहता है n मुमकिन है
मेरे पास एक ऑर्बिटल है, उसकी n वैल्यू भी सेम है 2, लेट्स सपोज मैं एक बात कर देता हूँ 2px की, ओके 2px की, 2px एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, n वैल्यू 2, ठीक है, l वैल्यू भी सेम है, p की 1 होती है, ठीक है, m ओरिएंटेशन 2px की बात कर रहा हूं, ओरिएंटेशन भी वही होगी ना, x में तो एक ही ओरिएंटेशन होगी +1। अच्छा, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सिमिलर नहीं होगी। हाँ, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है 2, उसका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है p, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है 2px, बट जब मैं उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, मैं बात कर रहा हूं इस रूल की, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो एटलीस्ट 4th क्वांटम नंबर, द स्पिन क्वांटम नंबर, इसका स्पिन अगर वो क्लॉकवाइज प्लस हाफ में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, गॉट इट। तो ये मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएगा, एटलीस्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। इसको मैंने लिखा है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है, इसको याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। मैं 2px 2py 2pz की बात करता हूं, इस तरह dx y y z zx, वो तमाम ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब मेरे पास है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और मैंने ऑर्बिटल्स फिल करने हैं, और मेरे पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। या मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी इस चीज को बड़ा अप्लाई करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द अवेलेबल मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो रूल कहता है, हुंड्स रूल कहता है कि अगर आप लोगों के पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो आप एक काम करेंगे, पहले आप हर डीजेनरेट ऑर्बिटल को हाफ फिल करेंगे, विद द सेम स्पिन फिल करेंगे, उनको डिफरेंट ऑर्बिटल्स में करेंगे, पहले सबको हाफ फिल करेंगे, और अगर बच जाते हैं तो बाद में फिर आप उनको विद ऑपोजिट स्पिन कंप्लीटली फिल करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेरे पास 2px 2py और 2pz 3 ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा विद द सेम स्पिन। हाँ, अगर 4 आ जाते हैं तो फिर मैं 2px में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा विद द ऑपोजिट स्पिन, एंड सो ऑन एंड ऑन। दिस इज अ वेरी कॉमन रूल। ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है, ये हमें वैलेंसी वगैरह के बारे में बताता है। हुंड्स रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं तमाम रूल्स की एप्लीकेशन की। माय डियर स्टूडेंट, एमडी कैट का लेक्चर है, वेरी लिमिटेड टाइम, आई नो दैट यू नो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैंने हर डेटा एक्सप्लेन किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई कैसे करना है मैं एक मेमोराइज करता हूं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ भाई 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, या आपके पास 4f के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है। आप इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ बॉब प्रिंसिपल अरेंज कर सकते हैं, वो जो आप एक वेसल्स रूल अप्लाई करते हैं, आप पहले सारे अप टू द 7 लिखते हैं एस ऑर्बिटल्स को एक लाइन में, वो भी पैटर्न आपकी बुक में है। लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस में जो आप एफएससी में भी पढ़ के हैं, लेवल्स में भी डिस्कस किया जाता है, एक पैटर्न बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, एक वर्ड बोलते हैं कि हर ऑर्बिटल को 2-2 दफा लिख देते हैं, हर सब शेल को, सॉरी, हर सब शेल को 2-2 दफा लिखते हैं। देखें, एस को 2 दफा, देन पीएस को 2 दफा, एक एक ऐड करते गए, 2-2 दफा लिखते गए, देन डीपीएस एंड डीपीएस 2 दफा, देन एफडीपीएस एंड एफडीपीएस 2 दफा। रिपीट कर रहा हूं, खाली एस को लिया, उसको 2 दफा लिखा, फिर उसके साथ पी भी ऐड कर लिया, उसको भी 2 दफा लिखा, फिर उसके साथ डी भी ऐड कर लिया, इनको 2 दफा लिखा, फिर एफ भी ऐड कर लिया, इनको भी 2 दफा लिख दिया। अब क्या करनी है, नंबरिंग, आई एम टीचिंग यू। मैं पहले एस की नंबरिंग करता हूं, मैंने एस 1s, देन 2s, देन 3s, देन 4s, एंड देन 5s, एंड देन 6s, एंड देन 7s, एंड 8s, जो भी एस है उसको पहले नंबर कर लिया। उसके बाद मैंने एज़ीमुथल क्वांटम नंबर में बताया था ना कि पी सब शेल किससे स्टार्ट होता है, 2 से। जब मैंने पी की नंबरिंग स्टार्ट करनी है, देखो अंडरलाइन किया, 2 से स्टार्ट करूंगा, तो 2p, देन सारे पी ऑर्बिटल की नंबरिंग कर ली, 3p 4p 5p एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद अब देखें, मैंने बात करनी है डी की, तो डी किससे स्टार्ट होता है, एल की वैल्यू 2, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है, हमारे पास 3 से स्टार्ट हो रहा है, देन 3d 4d 5d।
इस तरह मैं एक अरेंजमेंट एस्टेब्लिश कर लेता हूं, याद कर लेता हूं। बीइंग अ स्टूडेंट मेरी फिंगर टिप्स पे आ गई कि आप मुझे कोई भी प्रोटॉन नंबर, कोई भी एटॉमिक नंबर दे दें, मुझे पता है कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुझे पता है सब शेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब शेल पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। मैं वो पैटर्न लिखूंगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप देखिए आपको समझाने के लिए लिखना शुरू कर दूंगा, जो भी डिजायर्ड एटॉमिक नंबर आएगा वहां पे बस कर दूंगा। और अगर मेरे पास P3 आ जाए या P4 आ जाए, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात आ जाए, तो फिर मैं हुंड्स रूल को अप्लाई करूंगा और पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हाफ फिल करूंगा, फिर उनकी नंबरिंग करूंगा। इन तमाम इंफॉर्मेशन की हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात को फाइनल करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने है, वही जो मैंने स्टार्ट में भी थोड़ी देर पहले लिखा था, अब बेटर आंसर कर सकेंगे आप। उसने कहा व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर जी ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, पहले तो मैं जजमेंट करूंगा कि किसमें 4 अनपेयर्ड हो सकते हैं। भाई जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 4 होंगे तभी तो वो 4 अनपेयर्ड प्रेजेंस होगी। ओके, तो फिर मेरे पास डी सबशेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैं टॉपिक नंबर फिक्स करता हूं, आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है इस क्वेश्चन का, तो मेरे पास 26 आंसर है। ये आयरन की बात कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, which of the following particles on losing an electron has half filled p subshell। अब मेरी बात सुने, अब आपको मैंने कहा है लेक्चर में कि आपको हाइड्रोजन से लेके क्रिप्टॉन तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, लाजमी याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होंगे तो आप उनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने एक्सप्लेन की है लिखेंगे ना, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी इस काबिल होंगे कि बता सके कि किस शेल के किस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस सब को अप्लाई करते हैं। आपके सामने जो ऑप्शन है आंसर एक्सप्लेनेशन मैं देखता हूं तो बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो जो उसका क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, हैज हाफ फिल्ड पी सबशेल। तो मेरे पास जो है वो n-1 है ना, तो n की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आप जानते हैं P1 Px1 Py1 Pz1 होता है, लेकिन जब -1 करते हैं तो Px में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन से मिल जाती है। अब n-1 में से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो दोबारा Px1 Py1 Pz1 यानी पूरा P सबशेल हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये आंसर है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप आंसर कर सकेंगे। और माय स्टूडेंट्स इसी तरह के क्वेश्चन एमडी कैट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने रखा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना, तो यू बेटर नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, the amount of energy released or absorbed when one electron is added into the valence shell of an electron. Okay, what is the ionization energy? Amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an electron. ये दोनों डिस्क्रिप्शंस अब डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी इस लेक्चर में, एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ कुछ अहम बातें। आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम्स को जनरेट करती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। गॉट इट? फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो भी हो हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी केटायंस जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा सेकंड से ज्यादा होती है, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होती है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, इट्स एन एटॉमिक प्रॉपर्टी। First electron affinity may be released, may be absorbed, may be positive, may be negative, may be endothermic, may be exothermic. इसके यूनिट्स किलोजूल्स पर मोल होते हैं। वो तमाम डाटा जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से एसोसिएटेड था हमने डिस्कस किया था, मैंने दोबारा रिवाइज कर दी है। आपको इसका पता होना चाहिए, आपको इनके ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड सेम है। लेफ्ट टू राइट दे इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम दे डिक्रीजेस। गॉट इट?
हैलोजेंस में, ये जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड बात है, हैलोजेंस में जो वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है -349, उसके बाद ब्रोमीन की होती है -325, उसके बाद फ्लोरीन की होती है -322 और सबसे कम आयोडीन की होती है -295। वेरिएशन आती है ड्यू टू द पिकुलर नेचर ऑफ द फ्लोरीन। उससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि आपके सामने प्लेस किया गया। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्वेश्चन है, देखें स्लाइड आपके सामने है। Which of the following element has the greater electron affinity? My dear students, मैंने अभी आपको बताया कि हैलोजन में सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, और वही मेरी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से एसोसिएटेड है। Which of the following element has the minimum electron affinity? अब मुझे पता है ट्रेंड्स का, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वेरिएशन जहां जहां पे आती है वो मुझे पता है। तो अगर उस ऑप्शन को देखूं तो मेरे पास फास्फोरस ग्रुप 5A है, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो उसने पूछा था मिनिमम होती है। क्यों मिनिमम होती है मैं बता चुका हूं कि आप लोगों को जब ऑर्बिटल स्टेबल मिलेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा, उसके लिए फिर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, और आपके पास नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि यू आर गोइंग टू अप्लाई द एनर्जी, रादर यू गेट द नेगेटिव एक्सोथर्मिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, योर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने वेरी फेमिलियर, बड़ा कॉमन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इसमें हमने डिटेल में बात की सॉलिड स्टेट की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की, मोलेकुलर सॉलिड्स की, कोवलेंट्स की, आयनिक की, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लेके हर एलिमेंट की डिस्क्रिप्शन के साथ, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, उनके ऑर्बिटल, सब शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात के साथ हर तरह के एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे ताकि आपका टेस्ट बेहतरीन हो। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।